तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और ये आर्टिकल ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब जगह इक्वली काम आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रॉइड की। फर्स्ट हेडिंग है सेंट्रॉइड। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। और जैसा हमने बताया था, अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो उसको इन जनरल हम क्या मान के चलेंगे? स्केलिंग। मतलब सारी साइड्स डिफरेंट है, सारे एंगल्स डिफरेंट। क्लियर है? तो एक एबीसी ट्रायंगल बना लिया। अब एक टर्म होता है या मीडियन। क्या टर्म होता है? मीडियन। मीडियन बोलते हैं किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे मिला। डी इज द मिड पॉइंट। डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा बीसी का। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलेंगे? मीडियन। तो इस केस में एडी इज द मीडियन। एडी क्या हो जाएगी? मीडियन। और यहां पे एक रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीडियन किस पार्ट में डिवाइड करती है? दो इक्वल पार्ट में। मतलब इसको अगर फ्लैप करके इसको फोल्ड कर दें तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरलैप। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? और यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG is equal to area of triangle ACD। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो मीडियन क्या होती है? अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला दे। मिड पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, बोलो। तो दैट इज मीडियन। क्लियर है बात सबको? ठीक है। अब क्या करना है? अब बी से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला दो। मान लेते हैं ई है, ये लेंथ इसके बराबर आएगी। अच्छा, ये चारों लेंथ बराबर नहीं होगी। ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर आएगी। क्लियर है? और एक तीसरी मीडियन बना दो सी से। ये लेंथ इसके बराबर आएगी। और मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वही सेंट्रॉइड होता है। मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वो सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। तो सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। सेंट्रॉइड क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस होता है। तो कोई पूछे कि अगर सेंट्रॉइड क्या चीज होती है, तो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। और इसका यूज बहुत है मैथ्स के कई सारे चैप्टर्स में। सेंट्रॉइड तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ठीक है? वैसे तो दिख रहा है, बट इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीडियंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब ये होता है कि तीनों इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये एक खास प्रॉपर्टी है। मीडियंस क्या करती है? सिंगल पॉइंट से पास करती है, जी, दैट इज सेंट्रॉइड। तो मीडियंस क्या हो जाएंगी? कॉन्करेंट हो जाएंगी। किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस क्या होती है? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ? सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और वो पॉइंट हो क्या जाता है? सेंट्रॉइड। आई होप इतनी बात समझ में आ गई कि सेंट्रॉइड क्या चीज होती है। अब यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़नी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? जो सेंट्रॉइड होता है
मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को? AG/GD जो आएगा वो 2:1 है। AG/GD क्या आएगा? क्लियरली दिख रहा है, ये बड़ी साइड होगी, ये रिलेटिवली छोटी होगी। उसी तरह से अगर देखो तो ये बड़ी साइड है और ये छोटी है, तो BG/G ये भी 2:1 आता है। इसी तरह से CG/G है, ये भी 2:1 आता है। ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, बताओ जरा। 2:1 के रेशियो। सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 के रेशियो में। आई होप ये प्रॉपर्टी याद हो गई होगी, क्लियर है। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होता है उसके अंदर ही होता है, उसके बाहर नहीं हो सकता। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ऑलवेज क्या होगा? उसके अंदर होगा, उसके बाहर नहीं हो सकता। याद रहेगा ये पॉइंट एवरीवन, क्लियर है? अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है सेक्शन फॉर्मूले की। तो सेक्शन फॉर्मूला। दो पॉइंट है P और Q। P है x1, y1, Q है x2, y2। R एक पॉइंट है जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। R एक पॉइंट है जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। PR/RQ इज m/n। इसको हम इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि R इसको इंटरनली अंदर ही तो डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो R के कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फॉर्मूला से बता सकते हैं। चलिए R के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो जरा ध्यान से। ये m ले लो और इसको अपोजिट x कोऑर्डिनेट x2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर वाला रेशियो किससे मल्टीप्लाई होगा? अपोजिट x कोऑर्डिनेट x2 से। देन इधर वाला रेशियो, इसके अपोजिट क्या आ रहा है? x1 अपॉन m+n। फिर m लिया और अपोजिट y कोऑर्डिनेट, अपोजिट y कोऑर्डिनेट क्या है बताओ जरा? y2। n लिया तो उसके अपोजिट y कोऑर्डिनेट क्या है? y1। लिखो साथ में, अपॉन जो भी रेशियो है इसका सम कर, जो भी रेशियो लिखा है उसका क्या कर देंगे हम लोग? सम कर देंगे। क्लियर है यहां तक बात? इसी तरह से हम दो पॉइंट का मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। P और Q दो पॉइंट्स दे रखे हैं, x1, y1 और ये है x2, y2। इसका मिड पॉइंट m है। अच्छा, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये और ये डिस्टेंस बराबर आएगी, बोलो। तो इस केस में क्या Pn और MQ की डिस्टेंस बराबर आ जाएगी, इट मींस 1 आ जाएगी, बोलो। क्या ये 1 आएगा? इट मींस ये 1:1 का रेशियो है। मिड पॉइंट में हमेशा क्या होगा? 1:1 का रेशियो। क्लियर है बात? नोट करो इतना। मिड पॉइंट में हो जाएगा 1:1 का रेशियो। और अगर ये 1:1 का रेशियो है और मिड पॉइंट हमें निकालना है, तो जरा फॉर्मूला फिर से लगाओ। 1 इंटू x2 कैसे करते हैं? 1 लेते हैं और अपोजिट x कोऑर्डिनेट 1 इंटू x2, तो x2 हो गया। 1 इंटू x1 तो x1 हो गया,
डिवाइड बाई 1+1, 1+1 कितना होगा 2, फिर 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई 1+1 2। याद कर लो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। बेसिकली वो दोनों पॉइंट्स का एवरेज ही तो आ रहा है। तो दिस इज अवर मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके हम कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वो पॉइंट जो उन दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इक्वली। अब यही सेक्शन फॉर्मूला हम लोग ट्राइंगल में यूज करके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं। करना स्टार्ट करें। ये सेंट्रॉइड सबको दिख रहा है? अच्छा देखो, हम एज्यूम कर लेते हैं इसको x1 y1 लिख लो, इसको x2 y2 लिख लो, या दोबारा से डायग्राम बना लो, और ये x3 y3। इसके 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्लियर है? मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के रेशियो में। अच्छा, डी क्या x2 y2 और x3 y3 का मिड पॉइंट है? क्या हम डी निकाल पाएंगे? सिंपली क्या कर लो, मिड पॉइंट क्या इस तरह से आ जाएगा, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। चेक करो जरा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। क्या ये मिड पॉइंट आ गया? सिंपली दोनों पॉइंट्स का एवरेज निकालना है। और हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने में। किसमें इंटरेस्टेड है? बताओ जरा, क्या ए के कोऑर्डिनेट पता है हमें और डी के कोऑर्डिनेट पता है? जी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्या सेक्शन फॉर्मूला लगा दे यहाँ पे? कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाएं? देखते हैं क्या तरीका था। ये रेशियो ले लो और अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट, अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? x1, 1 इंटू x1, x1 हो जाएगा। फिर ये रेशियो ले लो, उसके अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। अब सिमिलरली यही चीज y के साथ करेंगे। 1 लोगे तो उसके अपोजिट y कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? y1। और 2 लोगे तो उसके अपोजिट y कोऑर्डिनेट क्या है? y2 प्लस अपॉन 1 प्लस 2। चेक करो जरा, देखो और फाइनली अगर देख रहे हो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 आ रहे हैं। तो सीधा सीधा रटना है हमें कि सेंट्रॉइड जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 है। मतलब x कोऑर्डिनेट का एवरेज और y कोऑर्डिनेट का एवरेज, दैट इज द सेंट्रॉइड। क्या इतना याद हुआ? x कोऑर्डिनेट का एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y कोऑर्डिनेट का एवरेज y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं किसके? बोलो, सेंट्रॉइड के। क्लियर है यहां तक बात सबको? सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा। तो बेसिक समझ में आ गया हमें सेंट्रॉइड का, ठीक है। एप्लीकेशन आगे देखेंगे। तो सेंट्रॉइड का इंट्रोडक्शन क्लियर है ना? सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मीडियन सेंट्रॉइड को किस रेशियो में डिवाइड, सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो। अब नेक्स्ट पॉइंट है सर्कमसेंटर।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो सर्कम सेंटर, हेडिंग डालो सर्कम सेंटर। एक ट्रायंगल बनाते हैं फिर से। सभी लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। जैसे हमने देखा था सेंट्रॉइड क्या था, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, उसी तरीके से सर्कम सेंटर जो होता है वो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जैसे ये साइड है बीसी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या चीज होती है? बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट करेगा, मतलब आधा आधा डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, कोई जरूरी नहीं कि ए से पास करे, कहीं और से पास कर सकती है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे हम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या चीज होती है? एक तो इसके मिड पॉइंट से पास करेगा, बाइसेक्ट करना मतलब आधा आधा डिवाइड करना, और परपेंडिकुलर है इसकी, क्या एग्री हो? तो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जाएगा। इस साइड का बना लिया, एसी का बना लो, एबी का बना लो। और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट इज सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट of perpendicular bisector of sides। जो भी साइड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दैट इज सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कम सेंटर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ओ से। और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ज्योमेट्री के रिजल्ट्स हैं जो यूज होंगे। इसका एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में बनता है लेकिन बहुत रेयर यूज होता है, तो वो फॉर्मूला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे देखेंगे। तो बेसिकली सर्कम सेंटर हम लोग जान गए कि सर्कम सेंटर में क्या करते हैं, ट्राइंगल की जितनी साइड्स हैं उसका क्या बना लेंगे, बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो भी कॉन्करेंट होते हैं, वो सारे एक ही सिंगल पॉइंट से पास कर रहे हैं, कॉन्करेंट हो रहे हैं। क्यों भाई? क्लियर है बात? अब यहाँ पे ज्योमेट्री के कुछ रिजल्ट्स हैं, वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ज्योमेट्री का वो ये है, स्टार्ट करें। कोई भी सर्कम सेंटर, ट्राइंगल का सर्कम सेंटर अगर है तो उसकी डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आती है। उसकी डिस्टेंस तीनों वर्सेस से OA, OB और OC ये सब बराबर आएगा। ये सारे रिजल्ट्स काफी यूज होने वाले हैं। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, और इसको हम यूजुअली कैपिटल R से बोल देते हैं, दैट इज नोन एज सर्कम रेडियस। क्या बोल देते हैं इसको? सर्कम रेडियस। क्लियर है बात? तो सर्कम सेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आती है, और ये एक यूनिक पॉइंट है। सर्कम सेंटर इज द यूनिक पॉइंट जिसकी ट्रायंगल की तीनों वर्सेस से डिस्टेंस बराबर आती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है यहाँ तक? और OA, OB, OC बराबर है, ये सब क्या है, कैपिटल R मान लो, दैट इज सर्कम रेडियस।
सरकम सेंटर को सेंटर मानो और कैपिटल आर को रेडियस मानो और सर्कल ड्रॉ करो, इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल बाहर से पास करता है और ट्रायंगल की तीनों वर्सेस से पास करेगा। मतलब ये जो सर्किल है that circumscribe the triangle, ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये सर्कल क्या कर रहा है? ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। क्लियर है बात? ठीक है एवरीवन। तो जैसा हमने बताया सरकम सेंटर में कोई खास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स कई सारे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं आगे चल के। सरकम सर्कल पता चल गया। सरकम सेंटर होता क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सारे कॉन्करेंट होते हैं और कहां से पास करते हैं? सरकम सेंटर से। सरकम सेंटर को यूजुअली कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। और कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल तुम बना लो अपने मन से, उसका तुम सर्कम सर्कल बना सकते हो। उसका क्या बना सकते हैं हम? सर्कल सर्कल। और उसका जो सेंटर होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा, दैट इज द सर्कम सेंटर। उस सर्कल का जो सेंटर आएगा दैट इज द सर्कम सेंटर। क्या एग्री हो? और सर्कम सेंटर एक यूनिक पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस ट्राइंगल की तीनों वर्सेस से बराबर आती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये सारी लाइन बराबर आ रही है। क्लियर है बात? और इसको सर्कम सर्कल क्यों बोलते हैं? सर्कमस्क्राइब। किसी चीज को सर्कमस्क्राइब करना मतलब बाहर से घेरना, इंस्क्राइब करना मतलब अंदर से घेरना। क्लियर है? अब इसके कुछ और रिजल्ट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं। में जो तुम लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ रखी है, ये एक सर्कल है। सपोज कर लो सर्कल का ये डायमीटर है। डायमीटर मतलब आधा आधा डिवाइड करेगा, बोलो। AB इज डायमीटर। डायमीटर क्या करेगा? सर्कल को आधा आधा डिवाइड करता है। और क्या डायमीटर का मिड पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है? ये इसका सेंटर आ जाएगा। डायमीटर का मिड पॉइंट सर्कल का सेंटर होगा। क्या इस बात पे एग्री हो? ठीक है। सर्कल का डायमीटर सर्कल को आधा आधा डिवाइड करेगा। आधे सर्कल को बोलते हैं सेमी सर्कल। आधे सर्कल क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। तो एक रिजल्ट तुम लोगों ने पढ़ रखा है 9-10 में। रिजल्ट ये है कि सेमी सर्कल में जितने ट्राइंगल बनते हैं सारे राइट एंगल होते हैं। सेमी सर्कल के जितने ट्राइंगल होते हैं सारे कैसे होते हैं? राइट एंगल होते हैं। सेमी सर्कल के सारे ट्राइंगल कैसे आते हैं? राइट एंगल आते हैं। आई होप ये रिजल्ट सबने पढ़ रखा है। अब ये बताओ जरा, इसी को दूसरे नजरिए से देखो। ट्राइंगल ABD का सर्कम सर्किल ये सर्किल है। बताओ, क्या ये ट्राइंगल ABD का सर्कम सर्किल है? जवाब दो। क्या ये ट्राइंगल ABD का सर्कम सर्किल आ रहा है? चारों तरफ से पास कर रहा है, तीनों वर्सेस से पास कर रहा है, तो सर्कम सर्किल है जरा। और सर्कम सर्किल का सेंटर ही सर्कम सेंटर होता है। इस सर्किल का सेंटर जरा देखो कहां पे आ रहा है? डायमीटर के मिड पॉइंट पे आ रहा है। यही हमारा सर्कम सेंटर हो गया। बोलो भाई, क्या हो गया? सर्कम सेंटर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है?
90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, ये सारे रिजल्ट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने होते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया, ई पे 90 डिग्री, क्या डी पे 90 है, देखो जरा, ए बी, क्या ए बी इसका हाइपोटेनस होगा? ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। और इस ट्राइंगल को अगर दूसरे नजर से देखो तो ए बी क्या इस राइट एंगल का हाइपोटेनस आ रहा है? क्या ए बी इस राइट एंगल का हाइपोटेनस आ रहा है? और ए बी इस सर्कल का डायमीटर भी आ रहा है? क्या ए बी सर्कल का डायमीटर है? और डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो डायमीटर का मिड पॉइंट है, वही हाइपोटेनस का भी मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, इन आर राइट एंगल ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, जरा देखो, मिड पॉइंट हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट आ रहा है, ये लेंथ अगर बराबर है तो दैट इज द सर्कम सेंटर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ये है, किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज द सर्कम सेंटर। क्या एग्री हो? हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट आएगा वही सर्कम सेंटर होगा ट्राइंगल का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम वगैरह तो पता ही है। यहां से एक रिजल्ट और मिला हमें, और वो रिजल्ट क्या है? वो ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके तुम हाइपोटेनस का मिड पॉइंट निकाल लो। क्या निकाल लो? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट निकाल लो। सर्कम सेंटर की डिस्टेंस क्या तीनों वर्सेस से बराबर आती है? तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट आ रहा है उसकी डिस्टेंस क्या तीनों वर्सेस से बराबर आएगी? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और ये सारे रिजल्ट्स काफी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं। जितना ज्योमेट्री यूज करेंगे उतना कैलकुलेशन हमारे रिड्यूस होते जाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन में तुम फंसे रह जाओगे, आंसर नहीं आएगा। क्लियर है? तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक इंफॉर्मेशन और पता चली। क्या इंफॉर्मेशन है वो? हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या तीनों वर्सेस से बराबर आती है? बोलो, क्या एग्री हो? हाँ भाई, याद रहेगा इतना एवरीवन। अच्छा, यहाँ से एक बात और पता चली हमें, जैसे अभी देखा पिछला डायग्राम तुम देख रहे होगे तो हाइपोटेनस सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा था। यहाँ पे देखो सर्कम सेंटर साइड पे लाई कर रहा है। तो कई बार ट्विस्ट कर देते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसका सर्कम सेंटर उसकी साइड पे लाई कर रहा है, तो अब तुम समझ जाना कि वो राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोला जाएगा? एक ट्राइंगल है, इफ सर्कम सेंटर of a triangle lies on its one side, उसकी एक साइड पे लाई कर रहा है, तो क्या आप डायरेक्टली तुम बोल सकते हो? यार ये सब सॉल्व वॉल्व करने वाली चीजें नहीं, डायरेक्ट पता होनी चाहिए। क्या हम बोल सकते हैं इट इज अ क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा? बताओ, क्या एग्री हो सब लोग? ठीक है, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल।
इसका मतलब ये होगा कि सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है, ट्रायंगल की साइड पे भी लाई कर सकता है। अगर बाई चांस साइड पे लाई कर रहा है तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। ये बातें क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो जाएगा। फाइनल है यहां तक बात। अब ऐसा भी हो सकता है अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाए, ध्यान से देखना, ये सब काम तुम लोगों ने करे हैं 9th-10th में, लेकिन अच्छे से नहीं करे हैं, बस प्रॉब्लम ये है। क्या ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है यार? ये 190 से ज्यादा होगा, बोलो क्लियर है? ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, सरकम सेंटर निकालते कैसे हैं? सरकम सेंटर कैसे बनाया जाता है? सरकम सेंटर के लिए हम अपोजिट वर्टेक्स से, सॉरी, साइड का क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। साइड का क्या बनाते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। क्या एग्री हो इस बात पे? अब इसी चीज को आसानी से हम समझ सकते हैं। सर्कल देखें, अभी हमने क्या करा था? अभी हमने ये करा था कि अगर ये डायमीटर, तो सेमी सर्कल के जितने, सेमी सर्कल में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं सारे कैसे होते हैं? राइट एंगल होते हैं। ये डायमीटर है तो उसका मिड पॉइंट क्या सर्कम सेंटर होगा? बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे? बना सकते हो। अब उसका बेस तुम बढ़ा दो, बेस ऊपर ले जाओ, ये जो एंगल है वो 90 से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। और गौर से देखो, क्या इसका सर्कम सेंटर, ये सेंटर तो सर्कल का वही बना रहेगा ना, सेंटर तो ऊपर तक नहीं जाएगा। क्या ऑब्ट्यूस एंगल का सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है? कैसा हो रहा है? चे होता तो ये 90 बनता, ऊपर खिसकाओगे तो एंगल बढ़ जाएगा, 90 से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। 90 से ज्यादा को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर अगर हुआ तो एक्यूट एंगल हुआ, साइड पे हुआ तो राइट एंगल हुआ, और सर्कम सेंटर अगर ट्रायंगल के बाहर हुआ तो दैट विल बी एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या वो हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या एग्री हो इस बात पे? सेंटर के बारे में जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन है कलेक्ट कर ली एक जगह। बताओ भाई, क्या सर्कम, हाँ भाई, तो अब इन सेंटर की बात कर रहे हैं, तो इन सेंटर किसी भी ट्रायंगल में जो उसके इंटरनल एंगल्स हैं, ये इंटरनल एंगल्स होते हैं, ठीक है, उसका एंगल बाइसेक्टर बना दो, ए का भी, बी का भी, सी का भी, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर आ जाएगा। और इन सेंटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इन सेंटर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाता है? इन सेंटर। और इसका नाम ही इन सेंटर है तो हमेशा ये इन ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं हो सकता। जैसे हमने सर्कम सेंटर में देखा, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, और साइड पे भी हो सकता है, लेकिन इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। और इन सेंटर को बोलते क्या है? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सेंटर होता क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। इन जनरल रिजल्ट है, इन सेंटर का रिजल्ट नहीं है। अगर हम किसी भी एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाए, सपोज कर लो ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो क्या ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया? सामने वाले साइड पे कट कर रहा है डी पे, कहां कट कर रहा है?
डी पे, सामने वाले साइड को कट कर रहा है कहाँ पे, डी पे। तो ये रिजल्ट काफी काम आने वाला है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को डी पे कट कर रहा है, तो ये रेशियो में पता होना चाहिए, एडी इज टू सी डी, दिस इज टू दिस। ध्यान से देखो कैसे याद करोगे, एडी से लगी हुई साइड कौन सी है, ए बी, तो एडी के सामने लिख दो ए बी। अल्फाबेटिकली मत याद करो, मेथड देख रहा हूं। डीसी से लगी हुई साइड कौन सी है, बीसी, तो इसके बीसी या सीडी के नीचे क्या लिख दो, बीसी। क्या ये बात क्लियर है? एडी से लगी हुई साइड कौन सी है, ए बी, और सीडी से लगी हुई साइड कौन सी है, बीसी। तो एडी से लगी हुई साइड ए बी, एडी के सामने ए बी लिख दिया। डीसी से लगी हुई साइड बीसी, डीसी के सामने क्या लिख दिया, बीसी लिख दिया, क्योंकि नाम बार बार बदलेंगे। मैं सपोज कर लो क्यूआर, ने क्या करा, आर से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया, थीटा थीटा, समझे। यहां पे जाके कट करा एस पे। जरा बताओ, पी एस इज टू क्यू एस, बोलो, पी एस इज टू क्यू एस। पी एस से लगी हुई साइड कौन सी है, पी आर, और क्यूएस से लगी हुई साइड कौन सी है, क्लियर है बात? तो ना मतलब अल्फाबेटिकली नहीं याद करना है कि एडी इज टू सीडी इज एबी इज टू बीसी। क्या ये मेथड क्लियर है एवरीवन? ठीक है सर, प्लीज रिपीट कर। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? बोलो, आगे बढ़े। अब देखो, इन सेंटर का फॉर्मूला भी होता है और उसकी कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। देखो जरा ध्यान से, ये एक ट्राइंगल है। अच्छा, इन सेंटर होता क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। मान लेते हैं वो आई, इन सेंटर क्या आ गया बताओ जरा, आई। तो रिजल्ट यहाँ पे जो याद रखना है वो ये याद रखना है हमें कि इन सेंटर से अगर साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये लेंथ आई डी, आई ई, आई एफ, ये सारी लेंथ बराबर है। क्या है, इन सेंटर से अगर साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाएगा तो सारी की सारी लेंथ इक्वल आती है, और ये इक्वल आती है इन रेडियस, इसके इन रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, इन रेडियस। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो इन सेंटर की क्या प्रॉपर्टी है, इन सेंटर की डिस्टेंस तीनों साइड से बराबर आएगी। अच्छा, सरकम सेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आएगी, इन सेंटर की डिस्टेंस तीनों साइड से बराबर आएगी। इतना याद रहेगा। और इन सेंटर को सेंटर मान लो और स्मॉल आर को रेडियस मान लो। ये एक सर्कल बना लो, बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन आर्ट नहीं है, ज्योमेट्री है। तो इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं, इन सर्कल, दैट इज नोन एज इन सर्कल। ठीक है, इन सेंटर की डिस्टेंस तीनों साइड से बराबर आती है, और वो जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज इन रेडियस। और इन सेंटर को सेंटर मान के और इन रेडियस को रेडियस मान के जो सर्कल ड्रॉ करते हैं वो इन सर्कल होता है। और ये सर्कल देखो जरा, ट्राइंगल में इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड है मतलब अंदर है, दैट इज अ इंस्क्राइब्ड सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड सर्कल। क्लियर है यहां तक बात? हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है एवरीवन? आगे बढ़े।
अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, देखने में खतरनाक लगता है लेकिन अगर समझ लोगे तो फिर खतरनाक नहीं लगेगा। बुक में देखोगे तो लगेगा बहुत खतरनाक चीज है। ये ए है, ये बी है, ये सी। मान लो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2 और इसके x3 y3। कैपिटल ए के सामने वाली साइड को याद है स्मॉल ए बोलते थे, दैट इज बीसी लेंथ। कैपिटल बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, दैट इज सीए लेंथ। कैपिटल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी बोलते हैं, दैट इज ए बी लेंथ। तो तीनों कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिए। साइड हमें पता है कैपिटल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल ए। कैपिटल बी के सामने क्या होता है, स्मॉल बी। कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, ये देखोगे तो फॉर्मूला बड़ा खतरनाक लगेगा लेकिन समझ लो तो बड़ा आसान है। समझे? इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे आता है, बहुत ध्यान से इधर देखो। स्मॉल ए साइड लो, कोई भी साइड लो, लेकिन हमेशा यार एक सीक्वेंस ही फॉलो करते हैं हम लोग। एबीसी में स्मॉल ए पहले लिया। स्मॉल ए के जो अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट है, स्मॉल ए के अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट जरा देखो क्या आ रहा है, x1 आ रहा है। ए x1 ले, फिर स्मॉल बी लो। स्मॉल बी ए के बाद बी आएगा। स्मॉल बी के अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, बोलो x2। फिर स्मॉल सी लो, उसके अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, और यही चीज y के लिए कर लो, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3। क्या कर रहे हैं, क्या मेथड समझ में आया? जो साइड लो उसके अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट, जो साइड लो उसके अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट, जो साइड लो उसके अपोजिट एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर है? ए लिया तो उसके अपोजिट x1 है, बी लिया तो उसके अपोजिट x2 है, सी लिया तो x3 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। ये कोऑर्डिनेट किसका है, इन सेंटर का। अब सुनना बहुत ध्यान से, इसके डिनोमिनेटर में कई बार 50-60% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। माइंड करना है इस बात को। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है यार, नीचे a प्लस बी प्लस सी आता है कि नीचे x1 प्लस x2 प्लस x3 आता है। नीचे a प्लस बी प्लस सी आता है, नीचे x1 प्लस x2 प्लस x3 नहीं आता है। नीचे क्या आता है, बोलो। और इस लॉजिक को एक्सप्लेन करा जा सकता है, जैसे तुम याद रखो, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट होता है। क्या कोऑर्डिनेट देखें तुमने, 2,1 देखें? जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर। जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं, यूनिट लेस, उनकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक बात? कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होती है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर। ठीक है, कोऑर्डिनेट की कोई यूनिट नहीं होती। मान लो अगर जैसे ए है, ए इज द लेंथ, ये सेंटीमीटर में हो सकता है, ये सेंटीमीटर में हो सकता है, ये सेंटीमीटर में हो सकता है। मान लो अगर x1 प्लस x2 प्लस x3 रखते तो ये पूरी चीज सेंटीमीटर में आ जाती। जबकि कोऑर्डिनेट क्या होता है, यूनिट लेस। लेकिन हुआ क्या, ऊपर भी एबीसी और नीचे भी एबीसी, तो क्या ऊपर का सेंटीमीटर नीचे का सेंटीमीटर कैंसिल होके यूनिट लेस हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन तो नहीं होगा तुम लोगों को कि नीचे x1 प्लस x2 प्लस x3 रखा जाता है कि a प्लस बी प्लस सी रखा जाता है। नीचे a प्लस बी प्लस सी रखा जाता है। डिस्टेंसेस, जो साइड लेंथ है उसका सम नीचे रखा जाएगा। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया सबको, एवरीवन? तो इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, इन सेंटर का फॉर्मूला भी क्लियर है। आगे बढ़े, हाँ भाई आगे देखें।
कर लिया है सबने? अब देखो आगे। अब नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट क्या है? ऑर्थो सेंटर। एबीसी एक ट्रायंगल, यहां पे हम ये कर रहे हैं, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। इसको हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? इज नोन एज एल्टीट्यूड। अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड। अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये भी एल्टीट्यूड हो गया। अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, अगेन ये एल्टीट्यूड हो गया। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। अच्छा, एल्टीट्यूड ही हाइट दी होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां भी कोई फॉर्मूला नहीं है, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कुछ ज्योमेट्री के रिजल्ट्स। क्या है? कुछ ज्योमेट्री के रिजल्ट्स हैं। और एल्टीट्यूड्स भी कॉन्करेंट होंगे। देख रहे हो, किसी भी ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होंगे और तीनों कैसे कॉन्करेंट है, सिंगल पॉइंट से पास कर रहे हैं। क्या एग्री हो सब लोग? हाँ भाई, आगे बढ़े। अब देखो, यहां पे जो रिजल्ट्स हैं उनको समझना है हमें। अगर बाई चांस कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना जरा, ऑर्थो सेंटर निकालते कैसे? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो जरा ड्रॉप करो, ए से बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। क्या ये परपेंडिकुलर है? बोलो। सी से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यही तो है, सेल दोनों परपेंडिकुलर ही तो है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर और बेस का इंटरसेक्शन पॉइंट इन आ राइट एंगल ट्रायंगल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका? बताओ जरा। परपेंडिकुलर का और बेस का। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज ऑर्थो सेंटर। तो ये पॉइंट याद रखना है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। और जरा याद दिलाओ, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर क्या था? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ये सर्कम सेंटर था। क्यों भाई? और परपेंडिकुलर बेस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर हो गया। सिंपल सी बात है। क्लियर है बात? ठीक है।
हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है? तो ये कुछ रिजल्ट्स हो गए ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो हम लोग ने सेंट्रॉइड देखा, सर्कम सेंटर देखा, इन सेंटर देखा, ऑर्थो सेंटर देखा। तो ये सारे ही पॉइंट वेक्टर में, कोऑर्डिनेट में, अलजेब्रा में, एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री में काफी काम के हैं। सभी जगह सेम थ्योरी चलने वाली है, ठीक है। अब हम इन सबको मिला के बात करते हैं कि इन सब में क्या रिलेशन होता है। ध्यान से देखो। हाँ भाई, ऑर्थो सेंटर हो गया। यूजुअली बोला ऐसे जाता है, नाम पे नहीं जाना है। हो सकता है कुछ और बोल दे, तो नाम बदल सकता है लेकिन काम नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देखो, इन जनरल ट्रायंगल बनाओ। अच्छा, कोई भी अगर ट्रायंगल है तो हम उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल है। सारी साइड्स डिफरेंट है, सारे एंगल डिफरेंट। तो इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल कर रहे हो, किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, कोई भी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी ट्रायंगल मतलब स्केलिन ट्रायंगल, सेंट्रॉइड और इन सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं। इन एनी ट्रायंगल एच जी ओ आर कोलिनियर। किसी भी ट्रायंगल में एच जी ओ क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। इन एनी ट्रायंगल एच जी ओ क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, ठीक है। ये रिजल्ट्स वेक्टर वगैरह में काफी यूज होता है और उसको याद करने का तरीका क्या बताया था? एच जी ओ, क्योंकि ये सब नाम बदलते रहते हैं। चैनल होता है एच बी ओ, जैसे बी को प्रोनाउंस करते हैं वैसे जी को प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर एच बी ओ याद है तो क्या एच जी ओ याद रहेगा? पलट जाता है, कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, एच पहले है जी बाद में है, वॉटेवर। तो मेरे ख्याल से चैनल याद रहेगा एच बी ओ, और अगर चैनल याद रहेगा तो बी की जगह क्या कर देना है? जी कर देना। बी की जगह क्या कर दोगे? जी कर दोगे। क्या एग्री हो? तो इन एनी ट्रायंगल एच जी ओ क्या होंगे बोलो? कोलिनियर होंगे। और एक रिजल्ट और याद रखना है, जो सेंट्रॉइड है वो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड एच और ओ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा बोलो? 2:1 के रेशियो। सेंट्रॉइड एच और ओ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा बोलो? क्या एग्री हो? अच्छा, यहां भी एक मेजर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ध्यान से सुन लो और अभी दूर कर लो। 2:1 कि 1:2, अभी क्लियर कर लो। 2:1 मार्क कर लो उसको, ये कंफ्यूजन रहता है। 2:1 की 1:2, तो क्या रेशियो रहेगा बोलो जरा? 2:1, नॉट 1:2। दिस रेशियो इज 2:1, नॉट 1:2। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? तो किसी भी ट्रायंगल में एच जी ओ, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड, ओ मतलब सर्कम सेंटर, आई थिंक इतना तो याद हो गया होगा। इन एनी ट्रायंगल एच जी ओ आर कोलिनियर, और सेंट्रॉइड इसको 2:1, सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1, नॉट 1:2। लिख लेना, नॉट 1:2, दैट इज 2:1। तो जब हम इस तरह से लिखेंगे तो शायद कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना कंफ्यूजन दूर कर चुके हैं। दैट इज 2:1, नॉट 1:2। और एच जी ओ को याद करने का क्या तरीका है? एच बी ओ, एच बी ओ आई थिंक भूलोगे नहीं, तो बी की जगह बस क्या कर दोगे? जी कर दोगे। एच फॉर ऑर्थो सेंटर, जी फॉर सेंट्रॉइड एंड ओ फॉर सर्कम सेंटर। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। तो ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। अब हम ट्रायंगल को और रेगुलर करते जा रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं आइसोलेस ट्रायंगल की। इसकी बात करने वाले आइसोलेस ट्रायंगल की। लो आइसोलेस ट्रायंगल।
आइसोलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड बराबर होती है। हमेशा बेस को अनइक्वल लिखने का मैनर है, तरीका है, बेस को अनइक्वल बना देते हैं, ऊपर वाली साइड्स इक्वल बना देते हैं। और अगर दो साइड्स बराबर है तो क्या उनके अपोजिट एंगल भी बराबर आएंगे? अगर दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर आएंगे। क्लियर है एवरीवन, समझ में आ रहा है? अब यहाँ आइसोलेस ट्रायंगल में भी कुछ रिजल्ट है, कंफर्म कर लो, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। चालू करें कंफर्म करना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है देखो जरा ध्यान से। ये थीटा और ये खास एंगल है, ये खास एंगल है। क्या ये पाई माइनस 2 थीटा होगा? तभी तो तीनों का सम पाई आएगा। बोलो, ये खास एंगल है जो दो इक्वल साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल। दिस इज अ स्पेशल एंगल जो किसके बीच में इंक्लूडेड है? बोलो, दो इक्वल साइड के बीच में इंक्लूडेड है। ये खास एंगल है, ये वो खास एंगल नहीं। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? दिस इज द एंगल विच इज इंक्लूडेड बिटवीन टू इक्वल साइड। क्या एग्री हो? इससे हम सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले हैं। और अभी हमने बताया था जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड। ओके, अब देखना बड़ा अच्छा रिजल्ट निकलेगा। करें आगे। ये मान लेते हैं डी है। अच्छा, ये 90 हुआ, ये 90 तो है, बताओ। ये 90, ये थीटा, ये 90, ये थीटा, तो बताओ जरा ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, क्योंकि सबका सम पाई आएगा। ये 90, ये थीटा, ये एंगल कितना है? तो 90 माइनस थीटा। क्या एग्री हो सब लोग? अच्छा, इस साइड लाइन बराबर है, मान लेते हैं ये ए है, ये ए है, मान ले। जो एल्टीट्यूड होता है वही हाइट होती है, जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल होता है वही हाइट ऑफ ट्रायंगल होती है। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज सेम एज हाइट ऑफ ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं? अगर ये एंगल बराबर आ रहे हैं तो यही तो एंगल बाइसेक्टर भी है। भी काम ज्योमेट्री में जबरदस्ती नहीं करा जाता, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए। अच्छा, ये ए, ये एच, तो ऑब्वियसली ये साइड भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्यों भाई? क्या इस ए एच, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ और ये लेंथ आ जाएगी? आंसर करो। दिस इज द लेंथ ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, और दोनों बराबर आ रहे हैं। इट मींस डी इसका मिड पॉइंट हो गया। बताओ, क्या डी इसका मिड पॉइंट हुआ? और अगर डी इसका मिड पॉइंट हुआ तो यही लाइन इसकी मीडियन भी है। अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला दो तो वही तो मीडियन भी होती है। चेक करो, और लॉजिकली हम सारी चीजें कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और तुम्हें दिखनी चाहिए, ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। सब कुछ सेम टू सेम ही तो है, सारी साइड बराबर है, सारे एंगल बराबर है। क्या ओवरलैप कर सकते हैं? इसको फ्लैप करके एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। तो these two triangles are congruent। congruent क्या होता है? जिसको एक के ऊपर एक ओवरलैप कर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा एज वगैरह बाहर ना निकले। तो these two triangles are congruent। तो यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही मीडियन है। और ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो यही होता है, मिड पॉइंट से पास करता है, और साइड की क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यही लाइन इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो है। क्या एग्री हो? यही लाइन इसकी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एग्री?
तो यार यही एक खास लाइन जो है, इन केस ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल, एंगल बाइसेक्टर भी है, एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो यार इसी लाइन पे तो अगर यहां से मीडियन बना दो तो सेंट्रॉइड यहां लाई करेगा, अगर यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो तो यहीं पे ऑर्थो सेंटर भी होगा, यहीं पे इन सेंटर भी होगा। कहाँ होगा, ऊपर नीचे, आई डोंट नो। लेकिन जितने भी टाइप के सेंटर पढ़े हम लोग ने, 4 टाइप के, इन केस ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल वो सारे इसी लाइन पे आएंगे, इस पर्टिकुलर लाइन पे। क्या इस बात पे एग्री हो? इन केस ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल जितने भी HGOI है, ऑल आर कोलिनियर। क्या सारे के सारे कोलिनियर हैं? मान लो बोला जाए कि यार HGOI एक ट्राइंगल है जिसमें सारे कोलिनियर हैं, तो तुम क्या बोल सकते हो, आइसोलेस ट्राइंगल। और यहां से जो हमने ज्योमेट्री के रिजल्ट प्रूफ करे, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर एंगल से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो ये इसका मिड पॉइंट होता है, बीच का क्या हो जाता है, मिड पॉइंट हो जाता है। क्लियर है? तो इन केस ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल HGOI सारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब इसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल ध्यान रखना, इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारी ही साइड बराबर होती है। सारे एंगल क्या होते हैं इक्विलैटरल में, 60। तो इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल जितने भी सेंटर हैं, जो सेंट्रॉइड है वही सरकम सेंटर है, वही इन सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है। जो प्रॉपर्टी इस लाइन के साथ वेरिड होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलैटरल में ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे, तो वही प्रॉपर्टी इसके साथ भी वेरिड होगी। तो इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल तुम सिर्फ सेंट्रॉइड निकालो, सबसे आसान होता है सेंट्रॉइड निकालो। सेंट्रॉइड निकाल लो, वही इन सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है, वही सरकम सेंटर है, वही सेंट्रॉइड। क्लियर है? इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल all types of centers will coincide। जितने भी टाइप के सेंटर हैं वो सब के सब एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, सारे के सारे सेंटर कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड करने का मतलब ये हुआ एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। यही सरकम सेंटर है, यही ऑर्थो सेंटर है, यही इन सेंटर है, यही सेंट्रॉइड। तो क्या एक बेसिक क्राइटेरिया समझ में आ गया सबको कि व्हाट इज सरकम सेंटर, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, एटसेट्रा।